प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि प्रभु सर कुछ नया बताएंगे। तो आज अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो देखिए, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों को एग्जाम में पूरा 20 प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा और 20 क्वेश्चन जो है वो जरूर आप लोगों के फाइनल पेपर में छपेगा। क्योंकि जो यह आज मैं वीडियो लाया हूँ ना, आप लोगों को इकोनॉमिक्स में 2 किताब पढ़ना है। तो 2 किताब में जितने सारे चैप्टर हैं, याद रखिएगा आप लोग, जितने सारे चैप्टर हैं हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कोई ना कोई साल पूछा गया सवाल है, वैसे क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में एकदम संग्रहित करके जमा करके 40 क्वेश्चन बनाया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग हर वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, वहाँ से एक अलग नया प्लेलिस्ट बना होगा 2023 का क्लास 11 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए और देखिए आप लोग कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को याद है। क्योंकि देखिए, अगर चैप्टर वाइज आप लोग हर एक क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को उसका जवाब जो है आसानी से आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ब्रिटिश समय के दौरान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो याद रखना है, ब्रिटिश समय के दौरान में भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी और अर्ध सामंती थी। कैसी थी? पिछड़ी और अर्ध सामंती। अगला देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है कि नगद फसल कौन होता है। नगद फसल ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो कपास जो है ना वो बिल्कुल भी नगद फसल है, इसी को नगदी फसल कहा जाता है। आगे देख लीजिए, अगला जो है ना कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो 1921 जो है ना, इसी को कहा जाता है महाविभाजन वर्ष। ठीक है, आगे नोट करिए कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है तो तृतीयक में सम्मिलित होता है। आगे नोट करिए, अगला जो है ना कि यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो जो कृषि जो लोग खेती करते हैं, जो कृषि से मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखिए, अगला जो है ना, ब्रिटिश भारत में कपास उद्योग केंद्रित था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आगे भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगला जो है ना कि 1947 और 48 में व्यापार संतुलन था। कैसा था? तो लगभग अगर कहा जाए ना तो 14 करोड़ रुपया था उस समय में। ठीक है, आगे देख लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत में आकर के किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। तो जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे उस समय जो है ना अर्ध सामंतीवाद अर्थव्यवस्था लागू कर दिया गया था। आगे देखिए, अगला जो है ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारत की साक्षरता दर कितना था। तो लगभग 17% था। आगे देखिए कि 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता कितना है। तो 72% इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आगे आप लोग नोट करिए कि एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है तो उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुके होंगे और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लें। आगे आप लोग देखिए कि वर्गीकरण सूचित करता है। तो वर्गीकरण क्या सूचित करता है? तो समंकों की समानता और समंकों की असमानता ये सूचित करता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है ना कि किसी भी सारणी के मुख्य अंग क्या होते हैं। तो वास्तविक आंकड़े होते हैं। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को मतलब जो है ना चैप्टर वाइज में देखने को मिलेगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट एकदम आंसर के साथ में क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि जल्दी से याद हो सके और टाइम जो है, समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बचत हो सके। ठीक है, आगे देखिए कि काल माला के ग्राफ को क्या कहा जाता है। काल माला के ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसे कालिक चित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है ना
कि दो चरों के बीच में पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो उसे विक्षेप चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्षेप चित्र कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि किसी भी ग्राफ पेपर में कितने चरण या फिर चतुर्थांश होते हैं? आप लोग चतुर्थांश के बारे में जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए चतुर्थांश होता कैसे हैं, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। देखिए चतुर्थांश इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलेंगे, और यहाँ जो है ना इसे 4 चतुर्थांश इसे कहा जाता है। तो याद रखना है किसी भी ग्राफ में ना 4 चतुर्थांश होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर देख लीजिए, 4 यहाँ पर होगा। आगे देखिए अगला जो है ना यहाँ पर अगला प्रश्न कि आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नांकित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो किसके जरिए? तो याद रखना है बहुलक के जरिए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हर एक जानकारी को। आगे देख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत में शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित होता है, उसे हम लोग मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आप लोग देखिए कि वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं, किसमें? कोनों में बदल देते हैं। वृत्त चित्र का अन्य नाम क्या होता है? तो वृत्त चित्र को हम लोग परिपत्र आलेख भी कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला जो है ना कि काल श्रेणी बिंदु रेखा को क्या कहा जाता है? उसे कालिक चित्र ही कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि y अक्ष का दूसरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। y अक्ष का दूसरा नाम होता क्या है? तो y अक्ष को कोटि कहा जाता है, और x अक्ष को क्या कहा जाता है? तो x अक्ष को भुज कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल भी याद करके रख लें, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। काफी आसान सा सवाल है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़े हैं उसके लिए आसान है, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो पहाड़ जितना बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद करके जरूर से जरूर रख लें। आगे देखिए अगला जो है ना कि मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत का स्थान था कितना? 131वां स्थान था। आगे देख लीजिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या होती है तो कितना? तो 3 होता है। आगे देखिए आगे जो है ना कि दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है, तो मध्य को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विश्व में पहला स्थान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए कि माध्यिका को कहा जाता है, यहाँ पर माध्यिका होना चाहिए था, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। माध्यिका को कहा जाता है तो उसे जो है ना स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देख लीजिए कि खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में n का क्या काम होता है? तो देखिए n क्या होता है जानते हैं आप लोग? कुल बारंबारता होता है। n का मतलब क्या होता है? तो कुल बारंबारता होता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि वनोन्मूलन का परिणाम है। इसमें देखिए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो वनोन्मूलन का परिणाम होता क्या है? ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो देखिए वनोन्मूलन का जो परिणाम होगा ना, वायु प्रदूषण भी होगा, जैव विविधता भी होगा, और क्षरण भूमि भी यहाँ पर होगा। मतलब इनमें से जो सब यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो है ना कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था कितना में? 1986 में। काफी सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, आप लोग याद करके रख लें। आगे देख लीजिए कि धारणीय विकास की अवधारणा संबंधित है किससे? तो पर्यावरण से संबंधित है। आगे देखिए अगला जो है ना कि धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है किससे? तो यहाँ पर देखिए GNP से मापा जाता है। किससे? GNP से मापा जाता है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? तो 1974 में हुआ था। ओजोन जो यहाँ पर देखिए ओजोन परत होगा, ठीक है। तो ओजोन अवक्षय होता है किसके कारण से? तो CFR से। किससे? तो CFR से होता है, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए तो कम से कम कितना? तो आप लोग याद रखिएगा कम से कम 2100 कैलोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि
परास का अर्थ क्या होता है? परास का मतलब होता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच में जो अंतर होता है उसी को परास कहा जाता है। आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना कि पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, तो उसे अप मतलब याद रखिए, उसे अपकीरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अपकीरण कहा जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं जो 38 नंबर का प्रश्न है कि रेखा का ढाल इन चर को दर्शाता है। रेखा का जो ढाल होता है तो कौन से चर को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एस एच जी एक है, तो एस एच जी होता क्या है? तो इनका जो फुल फॉर्म होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह होगा। क्या होगा? स्वयं सहायता समूह होगा। और जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग कि 2011 के जनगणना के अनुसार में भारत में मृत्यु दर आखिर कितना है? तो याद रखना है आप लोगों को, कम से कम 7.0% इसका राइट आंसर होगा। 2011 का जनगणना के अनुसार में है, लेकिन अभी देखिए, अभी जो जनगणना होगा ना, तो उसके अनुसार अभी कुछ यहाँ पर डाटा जो है ना ये चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और क्योंकि देखिए, इनसे पहले मैंने हर एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, हर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे हर वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप लोग भी जाके देखिए। और उस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रख लें। और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग उसके बारे में हमें कमेंट जरूर करिएगा, तब जाके हम उसको मतलब और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा सकें, बता सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।